प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है क्रिया। हम क्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें से हम क्रिया की परिभाषा और क्रिया के रूप, क्रिया के दो रूप होते हैं, मूल रूप और साधारण रूप। तो इन दोनों रूपों का और समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद होते हैं। हम इन सभी का विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर चुके थे या कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद, और कर्म के आधार पर, दूसरा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। इस सकर्मक क्रिया के भी 2 उपभेद होते हैं या 2 भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है गौण कर्म, दूसरा है प्रमुख कर्म। गौण कर्म सजीव के साथ प्रयोग होता है या गौण कर्म का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है, और प्रमुख कर्म का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और गौण कर्म और प्रमुख कर्म। इन सभी का आज हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का पहला भेद, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? अकर्मक क्रिया होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकर्मक क्रिया होती क्या है, अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिन वाक्यों में न तो कर्म होता है, जिन वाक्यों में न तो कर्म होता है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। एक परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। दूसरी परिभाषा है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्न क्रियाएं हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, चिल्लाना, दौड़ना। ये क्या है? ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनका प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। ये निम्न उदाहरणों द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है, तो ये हंसने की जो क्रिया है, हंसने की जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हम पहले परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि दूसरी परिभाषा है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है। तो राम हंसता है, राम ने हंसने की जो क्रिया की है उसका फल किसके ऊपर पड़ा है? राम के ऊपर पड़ा है। राम के ऊपर पड़ा है। हंसने से तकलीफ राम को होगी, हंसने से तकलीफ राम को होगी, दुख राम को होगा, परेशानी राम को होगी, हैरान राम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हंसता क्रिया है, राम हंसता है, इस वाक्य में हंसता क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है।
अब हम पहली जो परिभाषा है उसके अनुसार भी हम इसे हल कर सकते हैं। पहली जो परिभाषा में बताया गया है कि वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ देखिए, राम हंसता है, राम यहाँ पर करता है और हंसता है यहाँ पर क्रिया है, अब इसमें इस वाक्य में कर्म नहीं है, और न ही इसमें कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि वाक्य राम हंसता है ये वाक्य पूर्ण हो गया है। इसमें हमें किसी अन्य शब्द की ज़रूरत नहीं है या इसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राम हंसता है जो वाक्य है, इसमें हंसता क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, सीता रोती है। तो पहली परिभाषा के अनुसार हम लेते हैं तो सीता यहाँ पर कर्ता है और रोती है यहाँ पर कर्म है। तो पहली परिभाषा हमने पढ़ी थी, वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है न कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें सीता करता है और रोती है यहाँ पर क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कि सीता रोती है, इसमें रोती क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, और न ही इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वाक्य वैसे ही पूर्ण है, सीता रोती है। तो वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है और न ही कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें कर्म भी नहीं है और कर्म की इसमें आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण है, मोहन दौड़ता है। तो मोहन यहाँ पर करता है और दौड़ता है यहाँ पर क्रिया है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। तो हमने पहली परिभाषा में पढ़ा था कि वे वाक्य जिनमें न तो कर्म होता है और न कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें कर्म नहीं है और न ही इसमें कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि वाक्य हमारा वैसे ही पूर्ण हो गया है, वैसे हमारा ये वाक्य पूर्ण हो गया है, इसलिए हमें इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहन दौड़ता है, ये वाक्य है, इसमें दौड़ता है जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। अब हम दूसरी परिभाषा अनुसार हम इसे हल कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मोहन ने जो कार्य किया, दौड़ने की जो क्रिया की, इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कर्ता के ऊपर। यहाँ पर मोहन क्या है? कर्ता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब मोहन दौड़ेगा तो थकेगा कौन? मोहन थकेगा। परेशान कौन होगा? मोहन होगा। इसलिए इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मोहन यहाँ पर कर्ता है और ये कर्ता के ऊपर इस दौड़ता क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहन दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सकर्मक क्रिया होती क्या है, सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो सकर्मक क्रिया की यहाँ परिभाषा है, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, उन वाक्यों की क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, वह क्रिया जिसका फल कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया दूसरी परिभाषा के अनुसार है, वह क्रिया जिसका फल कर्म पर पड़ता है किसी अन्य पर नहीं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है।
पिताजी ने बच्चे को पीटा। पहली परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं पिताजी ने बच्चे को पीटा। पिताजी यहाँ पर क्या है, कर्ता है, बच्चा यहाँ पर क्या है, कर्म है, और पीटा है ये क्रिया क्या है, पीटा है ये क्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में या तो कर्म होता है तो इनमें इस वाक्य में कर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। पीटा है जो क्रिया है इस वाक्य में, पिताजी ने बच्चे को पीटा। इस वाक्य में जो पीटा है जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म है। हमें इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे इनके नाम से ही हम इनको जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए मीन्स क्या है, नहीं, कर्म मीन्स क्या है, कर्म, यानी कि जहाँ कर्म नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इसी तरीके से इसका नाम है सकर्मक क्रिया। से का अर्थ है यहाँ पर साथ में, से का अर्थ है साथ में, और कर्म का अर्थ है यहाँ पर कर्म, यानी कि साथ में कर्म। तो जिस क्रिया में कर्म होता है, कर्म साथ में होता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला उदाहरण हम पढ़ते हैं, बच्चे ने आइसक्रीम खाई। बच्चे ने आइसक्रीम खाई। तो बच्चा, पहली परिभाषा के अनुसार हम चलते हैं। बच्चा यहाँ पर कर्ता है, आइसक्रीम यहाँ पर कर्म है, और खाई यहाँ पर क्रिया है, यानी कि इस वाक्य में कर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे ने आइसक्रीम खाई। तो खाना या खाई जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, लड़की फूल तोड़ती है। लड़की फूल तोड़ती है। तो लड़की यहाँ पर क्या है, लड़की यहाँ पर कर्ता है, और फूल यहाँ पर कर्म है, और तोड़ती है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तोड़ती यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्म है, इस वाक्य में कर्म है। तीसरे उदाहरण में जो वाक्य है वो इसमें कर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिन वाक्यों में कर्म होता है उन वाक्यों की क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। हम पहली परिभाषा के अनुसार यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी परिभाषा के अनुसार। दूसरी परिभाषा के अनुसार दूसरी परिभाषा हमें बताती है, वह क्रिया जिसका फल कर्म पर पड़ता है किसी अन्य पर नहीं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो लड़की फूल तोड़ती है। लड़की ने जो क्रिया की है फूल को तोड़ने की, इस तोड़ती है क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, इस फूल यहाँ पर कर्म है, फूल यहाँ पर कर्म है, तो इस कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ा है। जब लड़की ने फूल तोड़ा तो दर्द किसको हुआ, फूल को हुआ। दर्द किसको हुआ, फूल को हुआ। पेड़ से अलग कौन हुआ, फूल हुआ। तो इसलिए तोड़ती है क्रिया का प्रभाव इस फूल के ऊपर पड़ा है, और फूल यहाँ पर कर्म है। इसलिए हम दूसरी परिभाषा से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि ये लड़की फूल तोड़ती है, इसमें तोड़ती जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। चौथा हमारा उदाहरण है, राम पीता है। राम पीता है, हमने ये परिभाषा में पढ़ा था, पहली परिभाषा है, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है। तो राम पीता है, तो राम यहाँ पर क्या है, करता है। राम यहाँ पर करता है, और पीता है यहाँ पर क्रिया है। पीता है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो वे वाक्य जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता पड़ रही है या कर्म की आवश्यकता हो रही है। राम पीता है, कि राम पीता तो है, पर क्या पीता है, पानी पीता है या दूध पीता है। इसलिए यहाँ क्या शब्द आ रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कर्म की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पीता जो क्रिया है
इस वाक्य में राम पीता है, इस वाक्य में जो क्रिया है पीता क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये तो कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। इस तरीके से हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप कर्म के आधार पर ये क्रिया के दो भेद हैं या क्रिया के जो दो रूप हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। और अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। अब हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। इन दोनों भेदों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक कर्मक क्रिया होती क्या है, एक कर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया की परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें एक कर्म होता है उन वाक्यों की क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिस तरीके से हमारे पास ये उदाहरण में दे रखा है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक यहाँ पर कर्म है, एक ही कर्म है। तो वे वाक्य जिनमें एक कर्म होता है उन वाक्यों की क्रिया क्या कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इसलिए इस वाक्य में एक कर्म है, ये पुस्तक यहाँ पर एक कर्म है, पुस्तक यहाँ पर एक कर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता जो क्रिया है, पढ़ना या पढ़ता जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। इसी तरीके से हम सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद पढ़ते हैं, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, द्विकर्मक क्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन वाक्यों की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द्विकर्मक क्रिया की यहाँ पर परिभाषा है, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन वाक्यों की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस तरीके से यहाँ उदाहरण में समझाया गया है, पिताजी ने बेटे को कपड़े दिलाए, पिताजी ने बेटे को कपड़े दिलाए। अब ये हमारे पास वाक्य है, पिताजी ने बेटे को कपड़े दिलाए। अब इसमें दो कर्म हैं, एक तो है यहाँ पर बेटा कर्म है और दूसरा है यहाँ पर कपड़े, बेटा और कपड़े, यहाँ पर दो कर्म हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि द्विकर्मक क्रिया में दो प्रकार के कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में कितने प्रकार के कर्म होते हैं, दो प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है गौण कर्म और दूसरा होता है प्रमुख कर्म। पहला कौन सा होता है, गौण कर्म, और दूसरा होता है प्रमुख कर्म। गौण कर्म का प्रयोग सजीव कर्म के साथ किया जाता है, गौण कर्म का प्रयोग सजीव कर्म के साथ किया जाता है, और प्रमुख कर्म का प्रयोग निर्जीव कर्म के लिए किया जाता है। प्रमुख कर्म का प्रयोग निर्जीव कर्म के लिए किया जाता है। इस तरीके से एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। पिताजी ने बेटे को कपड़े दिलाए, इस वाक्य में दो प्रकार के कर्म हैं। यहाँ पर पहला कर्म है बेटे, दूसरा कर्म है कपड़े। तो बेटे यहाँ पर गौण कर्म है जो सजीव है, दूसरा है यहाँ पर कपड़े यहाँ पर प्रमुख कर्म है जो निर्जीव है। इसी तरीके से अगर आपको किसी वाक्य के अंदर दो कर्म देखने को मिलते हैं जिनमें से एक गौण कर्म हो और एक प्रमुख कर्म हो, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इस तरीके से कपड़े दिलाए या दिलाना ये क्रिया है, वो कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से हम कई अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे व्यापारी ने किसान को रुपए दिए, तो व्यापारी ने
व्यापारी ने किसान को रुपए दिए। तो ये किसान है, इसमें कौन सा है? किसान सजीव है, तो सजीव है यानी कि गौण कर्म आ जाएगा। और रुपए दिए, रुपए यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रमुख कर्म आ जाएगा जो निर्जीव है। तो इसी तरीके से हम कई अन्य प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। आप कर्म के आधार पर मैंने क्रिया से संबंधित आपको जो भी पढ़ाया था, आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि कर्म के आधार पर क्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं, आप उनका बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।